कृषि कानूनों का विरोध करने वाले अपनी बात को बल देने के लिए जिस बात का उपयोग करते हैं वह है भारत में किसानों की अवस्था। वे रेखांकित करते हैं कि भारत में कितने किसान आत्महत्या करते हैं, कितने किसानों की आय कितनी कम है और उनके पास भूमि जो है वह भी कितनी कम है और उनका जीवन कितना मुश्किल है। विडंबना यह है कि ये सारी बातें सत्य हैं और कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए भी हमारे पास यही कारण है। यदि हम किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यथास्थिति बदलनी होगी और ये कानून वही करते हैं। दूसरी बात यह है कि इन कानूनों में कुछ भी बंद करने की बात नहीं है, बल्कि सिर्फ अवसर खोलने की बात है। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लिमिट्स होती है भंडारण पर, उसको हटा देता है ताकि जो चाहे जितना चाहे उतना भंडारण कर सके और फिर दूसरे को आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कानून सीधे रूप से किसानों पर लागू नहीं होता बल्कि व्यापारियों पर लागू होता है, और किसानों को तो उल्टा इससे खुश होना चाहिए कि जब कोई भंडारण की सीमा नहीं रहेगी तो कोई भी व्यापारी उनसे अधिक उत्पाद खरीदने का सोचेगा और वह किसी सीमा में बंधा नहीं रहेगा। इससे किसानों का ही फायदा है। दूसरा कानून जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में है, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन उत्पादों को मंडियों में नहीं बेचा जाता वहां पर वर्तमान में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही चल रही है, चाहे वह डेयरी उत्पाद हो, गन्ना उद्योग हो, इन सब में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही चल रही है। और अब ये कानून आकर इसे औपचारिक कर रहा है और साथ ही किसानों को कुछ सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्ट में उनका शोषण न हो। ऐसे में इसका विरोध करने का भी कोई कारण नहीं है। और सबसे ज्यादा विरोध जिस बात पर हो रहा है वह है मंडी समितियों के बाहर भी किसान किसी को भी कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है। इस चीज पर भी विरोध करने का कारण नहीं है, क्योंकि यह किसानों को मात्र एक अवसर देता है, ना कि मंडी समितियों के अवसर को छीनता है। ऐसे में जो किसान ये मांग कर रहे हैं कि ये कृषि कानून वापस ले लिए जाएं, उन्हें ये समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से उनके पास ये अधिकार है कि वे स्वयं को इन कानूनों से प्रभावित होने से बचा सकें, और जो दूसरे इन अवसर के खोलने का फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें उठाने दें। ऐसे में इन कानूनों का विरोध एक तरह से स्वार्थ है, क्योंकि वे दूसरों के लिए अवसर खोलने नहीं देना चाह रहे। अब सबसे बड़ी बात जो इन आंदोलनों में उठी है वह है निजी क्षेत्र को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि आपकी जमीन पर निजी क्षेत्र कब्जा कर लेगा, जो कि आधारहीन है। लेकिन भारत में कृषि की समस्या क्या है? समस्या यह है कि 86% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, जो कि उन्हें छोटे किसानों की श्रेणी में डाल देता है। इनमें से अधिकांश किसान सिर्फ जीवन निर्वहन के लिए खेती करते हैं और स्केल का कोई विचार उनके मन में नहीं होता है। ऐसे में उनके पास न धन होता है जिससे वे कुछ निवेश कर सकें, कुछ इनपुट्स डाल सकें, न ऐसी तकनीक होती है जिससे वे कृषि को बेहतर कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हमने देखा है, जिससे कितने टन अनाज बर्बाद हो जाता है। ऐसे में निजी क्षेत्र वह जगह है जहां से किसान फायदा उठा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा? कई सारे एग्री स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। किसी का काम है डिजिटल मार्केट प्लेस विकसित करना ताकि किसान डिजिटल रूप से घर बैठे बैठे अपना उत्पाद बेच सकें। ऐसे में सामान को लाने ले जाने का खर्च भी उनके ऊपर नहीं आएगा। कुछ काम हो रहा है तकनीक के ऊपर, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, जिससे बेहतर वैरायटी की फसल उगाई जा सके, जिसके लिए किसान अधिक मूल्य कमा सकें। साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से ये होगा कि आजकल जो फर्टिलाइजर केमिकल से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता कम हो रही है उसे भी बचाया जा सकेगा। साथ ही फसल की देखरेख के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, IoT, अनेक प्रकार की तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे कृषि को बेहतर बनाया जा सके। ऐसे में आज भारत की कृषि को किसानों से ज्यादा एग्री एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है, जिसके लिए निजी क्षेत्र का द्वार खोलना आवश्यक था। और तो और सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लें, राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा जहां पर निजी क्षेत्र के खोलने से नुकसान हुआ हो, ऐसा कहीं भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। रही बात किसानों की सुरक्षा की, तो MSP पर जो सरकार किसानों से फसल खरीदती थी वह एक तरह से अनुपातहीन थी। हरियाणा और पंजाब में उस अनुपात में उत्पादन नहीं होता जिस अनुपात में वहां से MSP पर प्रोक्योरमेंट होता था। ऐसे में देश के अन्य भागों के किसान इससे अछूते रह जाते थे
और सरकार के पास जो वित्तीय भार आता था वह अलग, साथ ही इतनी सारी मात्रा के अनाज को स्टोर करके रखने का भी एक भार है। ऐसे में किसान सम्मान निधि जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वह इसका स्थान ले सकता है, जो किसानों को एक नियमित आय दे, एक सुरक्षा दे। और एमएसपी का लाभ वैसे भी वही किसान उठा पा रहे थे जिनका उत्पादन ज्यादा होता है। ऐसे में वह सिर्फ सीमित हो गई थी बड़े किसानों को लाभान्वित करने के लिए। ऐसे में भारत धीरे धीरे हो सकता है कि एमएसपी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ओर जाए और कृषि के क्षेत्र में तकनीकों की सहायता से आगे बढ़ा जाए। वैसे भी जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, एग्री प्रोडक्ट्स में डेयरी उत्पादन की मांग बढ़ेगी, मांस मछली की मांग बढ़ेगी और फ्रूट वेजिटेबल की मांग बढ़ेगी। ऐसे में जो एमएसपी है वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अनाजों तक ही सीमित है। उसमें भी पंजाब जो अलग कानून लेकर आई थी जिसमें एमएसपी के नीचे खरीद को अपराध घोषित कर दिया था, उसमें सिर्फ गेहूं और चावल की बात है। ऐसे में जब कृषि का ट्रेंड दूसरी ओर जा रहा है, जहां फसल की विविधता की बात हो रही है, वहां पर एक ही फसल पर केंद्रित होकर जो जनजीवन है और पर्यावरण है उसे नुकसान पहुंचाकर क्या फायदा। ऐसे में बेहतर ये होगा कि यथास्थिति बदलने के लिए जो प्रयास आए हैं उनका स्वागत किया जाए। स्वराज्य काम कर रहा है इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए। आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें।